दोस्तों, जून के महीने का समय चल रहा था। दिल्ली शहर के अंदर एक लड़का रिक्शा चला रहा था। उसने अपने चेहरे को गमछे से ढका हुआ था। तेज धूप थी और तेज धूप के कारण उस रिक्शे में एक लड़की बैठी हुई थी। उसने भी अपने चेहरे को दुपट्टे से ढककर रखी हुई थी। वह लड़का रिक्शा खींच रहा था। रिक्शा खींचते खींचते उसे बहुत तेजी से गर्मी लगती है, तो वह साइड में ही उसे एक पानी की टंकी दिखाई देती है जिस पर लिखा हुआ था शीतल पेयजल। तो वह रिक्शा वाला उस लड़की से कहता है कि मैडम, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो मैं जाकर यहां से पानी पी सकता हूं। तो वह लड़की कहती है कि ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, तुम वहां पर जाकर पानी पी सकते हो। उसके बाद वह रिक्शा वाला रिक्शे से उतरता है और वहां जाकर अपना गमछा चेहरे से हटाता है और पानी पीने लगता है। अब जैसे ही रिक्शे में बैठी हुई लड़की उसके चेहरे को देखती है, तो वह देखते ही एकदम से हैरान और परेशान हो जाती है, थोड़ी सी दुखी प्रतीत होती है। अब इसके बाद वह लड़का दोबारा से अपने गमछे को लपेटकर उस रिक्शे पर बैठ जाता है और उस रिक्शे को खींचने लगता है। थोड़ी देर आगे चलने पर वह लड़की अपने पास से एक छाता निकालती है और छाता निकालकर उस लड़के के ऊपर से ढक देती है। उसके बाद वह लड़का कहता है कि मैडम, आप परेशान ना हो, क्योंकि हमारा यह रोज का काम है। रोज ऐसे ही दोपहर में हमें इस तरह से रिक्शा खींचना पड़ता है। लेकिन वह लड़की वहां पर कुछ बोलती नहीं है। वह चुपचाप उस छाते को उसके ऊपर फैलाए रखती है। जैसे ही उसकी मंजिल आ जाती है, उससे फ्लाइट में बैठना था और एयरपोर्ट पर जाकर जैसे ही वह लड़का रिक्शा रोकता है, तो वहां से वह लड़की उतरती है और उतरने के बाद उसे उसके किराए के पैसे देती है और अपने चेहरे से उस दुपट्टे को हटाती है। अब जैसे ही वह लड़का उस लड़की के चेहरे को देखता है, तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। इधर जो लड़की थी वह भी उस लड़के को देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी चारों तरफ जो लोग खड़े हुए थे वह भी इन दोनों को देखकर बड़े हैरान और बड़े परेशान हो जाते हैं। वह सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं कि यह रिक्शे वाले को देखकर यह लड़की क्यों रो रही है और यह रिक्शा वाला भी क्यों रो रहा है। आखिरकार क्या कहानी थी इन दोनों में। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी न करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना आजमगढ़ की है। आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव था और उस गांव के अंदर एक रमेश नाम का लड़का रहा करता था। रमेश का घर परिवार काफी अच्छा है। उसके पास 10 बीघा जमीन है जिस पर वह खेती बाड़ी किया करते हैं और रमेश एक प्राइवेट नौकरी किया करता है। उससे उनका गुजर बसर अच्छी तरह से हो रहा था। रमेश के घर में और उसका कोई भाई या बहन नहीं थी। उसके माता पिता हैं और वह अपनी अच्छी तरीके से देखभाल कर रहा है। लड़का शादी के लायक हो गया था, तो उसके पिता को उसकी शादी की चिंता होती है और तभी उसके पास एक रिश्ता आता है। लड़की का नाम खुशबू होता है। खुशबू जो कि पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा होशियार थी और देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। खुशबू का कोई भाई नहीं था। खुशबू की 4 बहनें थी जो खुशबू से छोटी थी। खुशबू के पिता सोचते हैं कि बेटी की शादी करवा दी जाए, क्योंकि 5 बेटियां हैं और एक एक करके सभी की अगर शादी हो जाएगी तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। ऐसा सोचकर वह रमेश के पिता के पास अपनी बेटी खुशबू का रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। इधर जो रमेश के पिता थे उन्हें भी रिश्ता अच्छा लगता है, तो वह रिश्ते के लिए हाँ भर लेते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। जो खुशबू है वह दुल्हन बनकर रमेश के घर में आ जाती है। इधर रमेश जैसे ही पहली बार खुशबू को देखता है तो देखते ही उससे प्यार करने लगता है, क्योंकि खुशबू देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तो वह खुशबू की हर ख्वाहिशों को पूरी करने की कोशिश किया करता है। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है। तभी खुशबू एक दिन रमेश से कहती है कि रमेश, मुझे आगे पढ़ाई करनी है और किसी बड़े मुकाम को हासिल करना है। इस बात को सुनकर रमेश खुशबू के ऊपर बहुत ज्यादा फक्र महसूस करता है। कहता है, तुम अच्छा सोच रही हो, क्योंकि मैंने तो पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है। अब तो मैं एक प्राइवेट जॉब किया करता हूँ और साथ में खेती बाड़ी का काम भी संभाल लिया करता हूँ। अगर तुम पढ़ती लिखती हो
और बड़े मुकाम को हासिल करती हो तो इससे हमारा ही नाम रोशन होगा, ऐसा कहकर वह खुशबू की पढ़ाई को दोबारा से जारी करवा देता है। इधर जो खुशबू की सास थी वह भी खुशबू पर बहुत ज्यादा प्यार दुलार किया करती है। वह लोग उसे बड़े ही प्यार से रखा करते हैं और उसे पढ़ने के लिए प्रॉपर टाइम दिया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतने के साथ साथ खुशबू जहां पर कोचिंग लेने के लिए जाया करती थी वहां पर उसकी कुछ सहेलियां बन जाती हैं और वह अक्सर उनसे फोन पर बातें किया करती थी। अब कभी कभी जब रमेश उसके पास फोन किया करता है तो खुशबू का फोन बिजी बताया करता था और इस बात को देखने के बाद जो रमेश है उसके दिमाग में शक पैदा हो जाता है और वह अपनी पत्नी पर शक करने लगता है कि यह किसी दूसरे लड़के से नाजायज प्रेम प्रसंगों में है। अब इस बात पर जैसे ही उसकी पत्नी घर आती है तो वह उससे कहता है कि तुम्हारा फोन बिजी क्यों बता रहा था। वह बताती है कि मैं अपनी सहेलियों से बात कर रही थी और उसी वजह से मेरा फोन बिजी बता रहा था। लेकिन जो रमेश है उसके दिमाग में केवल वही बात चल रही थी कि यह काफी ज्यादा खूबसूरत है और बाहर पढ़ने के लिए जाती है, यह जरूर किसी न किसी और के साथ नाजायज प्रेम प्रसंगों में है। अब ऐसा कहकर वह उससे भला बुरा कहने लगता है और बार बार उल्टी सीधी बातें उससे कहने लगता है। कहता है कि तू बाहर जाकर मुंह मारती है, तेरा घर में पेट नहीं भरता है। अब यह बात खुशबू को बहुत ही बुरी लगती है क्योंकि खुशबू कहीं पर भी गलत नहीं थी। तो वह अपने पति से कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं है, अगर आपको इस बात का विश्वास नहीं है तो आप चाहें तो मुझसे कसम दिला सकते हो या फिर जो भी आपकी परीक्षा हो वह परीक्षा ले सकते हो और हमारे इस फोन में देख लो, अगर किसी और का नंबर भी हो तो आप कहना। तभी वह कहता है कि तुम पढ़ी लिखी हो और तुमने वह नंबर को डिलीट कर दिया होगा। अब इस बात को खुशबू जैसे ही सुनती है तो रमेश से थोड़ा ऊंची आवाज में बात करने लगती है। कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरे कैरेक्टर पर उंगली कैसे उठा सकते हो। अब जैसे ही रमेश उसकी ऊंची आवाज को सुनता है उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है तो वह खुशबू पर हाथ उठा देता है। अब जैसे ही खुशबू के ऊपर रमेश ने हाथ उठाया था तो खुशबू एकदम से बौखला जाती है और अपने पिता को फोन करती है और पूरी घटना को अपने पिता को बताती है और कहती है कि पिताजी इसके साथ अब मुझे एक सेकंड भी नहीं रहना है, मैं अभी के अभी यहाँ से आ रही हूँ और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी घर में रहूं तो यह अब असंभव है क्योंकि इसने मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाई है और मैं अपने कैरेक्टर को अच्छी तरीके से जानती हूं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और जो काम मैंने नहीं किया है उसके लिए भला मैं सजा क्यों भुगतूं। ऐसा कहकर वह फोन को काट देती है और अपने सामान को बांधकर सीधा अपने मायके चली जाती है। उधर उसके पिता उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह अपने पिता से साफ साफ इनकार कर देती है। कहती है कि पिताजी, जो लड़का मुझे अच्छी तरह से समझ नहीं सकता उसके साथ रहने से क्या फायदा। उसके बाद खुशबू कुछ दिनों तक अपने ही मायके में बनी रहती है। इधर जो रमेश था वह भी गुस्सा होकर अपने घर पर बैठा रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ खुशबू तलाक का केस कोर्ट में फाइल कर देती है। अब कोर्ट में केस आ गया था और केस का सम्मन रमेश के पास आता है। अब जैसे ही रमेश सम्मन को देखता है तो उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है और वह उसे तलाक देने का फैसला कर लेता है। कुछ दिनों तक कोर्ट में केस चलता है और केस चलने के बाद उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद कुछ राशि तय की गई थी जो रमेश खुशबू को तलाक बदले में देगा। उस राशि को चुकाने के लिए रमेश ने अपने खेत तक गिरवी रख दिए थे और उस पैसे को खुशबू को दे दिया था। अब रमेश अपने घर पर चला जाता है और खुशबू अपने घर पर चली जाती है। खुशबू अपने घर पर रहती है। उसके पिता कहते हैं कि बेटी, पहाड़ जैसी जिंदगी है, तू किसी और से शादी कर ले। लेकिन खुशबू साफ मना कर देती है। कहती है कि पिताजी, अब मुझे शादी ही नहीं करनी है। आगे भी कोई ऐसा लड़का मिलेगा जो मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा तो इस वजह से मुझे अब किसी से शादी ही नहीं करनी है। मैं पढ़ना लिखना चाहती हूँ और पढ़ लिख कर एक अच्छी सी सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहती हूँ। इसके बाद उसके पिता कई बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह मना कर देती है और वह अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए जारी कर देती है। धीरे धीरे समय बीतता है और उसके तलाक को लगभग 3 साल हो गए थे। इस दौरान उसने कई सरकारी फॉर्म भी भरे थे और उसने टेस्ट भी दिए थे लेकिन वह टेस्ट में कुछ नंबरों से रह गई थी।
अब वह धीरे धीरे मेहनत करती रहती है और मेहनत उसकी रंग लाती है। एक दिन उसको पता चलता है कि उसने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया है। अब वह एसडीएम बनने वाली है और उसके लिए उसे ट्रेनिंग के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। अब इस बात को जैसे ही उसके घर वाले सुनते हैं और गांव वाले सुनते हैं तो वह लोग बड़ा ही खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं कि हमारे गांव की एक लड़की एसडीएम बनने वाली है। उसके बाद खुशबू जैसे ही ट्रेनिंग पे जाती है तो अपने घर से दिल्ली के लिए बस पकड़ती है और वहां पर जाकर बस स्टैंड पर उतर जाती है। वहां से उसे रिक्शा करना था और रिक्शे से उसे एयरपोर्ट जाना था। जहाज में बैठकर वह चंडीगढ़ जाना चाहती थी और वहां पर अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करना चाहती थी। इसके बाद वह बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। गर्मियों का दिन था, बहुत ज्यादा धूप हो रही थी। इसी वजह से उसने अपने चेहरे को अपने दुपट्टे से ढक कर रखी हुई थी और वहां पर खड़ी होकर एक रिक्शा का वेट कर रही थी। तभी एक रिक्शा वाला आता है। वह उसको रोकती है और पूछती है कि यहाँ से मुझे एयरपोर्ट जाना है और कितने पैसे लोगे। वह कहता है कि मैडम 100 रुपये लूंगा। तभी वह उस रिक्शे वाले से मना कर देती है, कहती है कि यह रुपये तो बहुत ज्यादा हैं, थोड़ा कम में बताओ। तो वह रिक्शा वाला कहता है कि आपको 100 रुपये देने हैं, चलना हो तो चलो, नहीं तो मैं जा रहा हूं क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मी में हम आपको वहां तक ले जाएंगे, तो मैं इतने ही पैसे लूंगा। उसके बाद एक दूसरा रिक्शा वाला आता है। वह उसको 80 रुपये बताता है, लेकिन वह उसको भी आगे बढ़ा देती है। लेकिन सामने एक रिक्शा वाला खड़ा हुआ था दूर पर, वह सब कुछ देख रहा था। उसने भी अपने चेहरे पर गमछा लपेटा हुआ था। तो वह अपने रिक्शे को लेकर वहां पर आता है और कहता है कि मैडम आपको कहाँ जाना है। तो वह बताती है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है, तुम कितने पैसे लोगे। तो वह रिक्शा वाला कहता है कि मैडम जो आपका इच्छा लगेगा वह दे देना। लेकिन खुशबू कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं, तुम पहले बताओ कि तुम कितने पैसे लोगे। तो वह कहता है कि ठीक है, आप मुझे 50 रुपये दे देना। सुबह से मेरी बोहनी नहीं हुई है, अगर आप मेरे रिक्शे पर बैठोगी तो मेरा बोहनी हो जाएगा और हमारा पेट भरने का जुगाड़ भी हो जाएगा। उसके बाद वह लड़की उस रिक्शे में बैठ जाती है। रिक्शा चालक जिसने अपने चेहरे को गमछे से कवर कर रखा था वह रिक्शे को चलाता है। बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। तभी रास्ते में उसे शीतल जल की एक टंकी दिखाई देती है और वह उस लड़की से कहता है कि मैडम अगर आप कहो तो मैं यहाँ से पानी पी लूं। उसके बाद खुशबू कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप पानी पी आओ, वैसे भी अभी मेरी फ्लाइट को आने में काफी देर है। उसके बाद वह लड़का वहां से उतरता है और वहां जाकर अपना गमछा हटाता है। जैसे ही खुशबू की निगाह उस लड़के पर पड़ती है तो उसके चेहरे को देखकर एकदम से वह मायूस सी हो जाती है और अंदर ही अंदर वह रोने लगती है। उसके बाद वह लड़का वहां से आता है, अपने चेहरे पर दोबारा से गमछा लपेट लेता है और रिक्शे को खींचने लगता है। दोस्तों, वह लड़का और कोई नहीं था, रमेश था, जिसने उसे तलाक दे दिया था। आज वह दिल्ली में आकर रिक्शा खींच रहा था। तभी वह थोड़ी दूर आगे चलता है तो खुशबू अपने पास से छाते को निकालती है और उसके ऊपर फैला देती है। जैसे ही छाता उसके ऊपर लगाया जाता है तो उसको ठंडक मिलती है। वह कहता है कि मैडम आप क्यों परेशान हो रही हो, हमारा तो यह रोज का काम है और रोज हमें इसी तरह से दोपहर में रिक्शा खींचना पड़ता है। उसके बाद जो खुशबू है वह कुछ बोलती नहीं है क्योंकि वह अंदर ही अंदर फूट फूट कर रो रही थी। धीरे धीरे उसकी मंजिल आ जाती है। जिस एयरपोर्ट पर उसे उतरना था वहां पर जाकर उसने रिक्शा को रोक दिया। उसके बाद वह रिक्शे से उतरता है। तभी खुशबू भी उस रिक्शे से उतरती है और उतरने के बाद उसे निकालकर 50 रुपए दे देती है। उसके बाद वह अपने चेहरे से उस दुपट्टे को हटाती है और जैसे ही खुशबू अपने दुपट्टे को हटाती है तो जो रमेश था, जो अब तक रिक्शा खींच रहा था, वह उसे देखते ही एकदम से भावुक सा हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। अब जैसे ही खुशबू उसकी ऐसी हालत देखती है तो उसकी भी आंखों से आंसू जोर जोर से निकलने लगते हैं। चारों तरफ जो लोग थे वह उन दोनों को देखते हैं और देखकर बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं क्योंकि एक रिक्शा वाला है और एक लड़की पैसेंजर है और दोनों एक दूसरे को देखकर खड़े खड़े रो रहे हैं। आखिरकार चक्कर क्या है, आखिर क्या माजरा है। तभी जो खुशबू है वह कहती है रमेश से कि रमेश अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो थोड़ी देर हम बैठकर बातें कर सकते हैं। क्योंकि खुशबू के दिमाग में चल रहा था कि ऐसा क्या मुसीबत आ पड़ी
जो इसे यहाँ पर रिक्शा खींचना पड़ रहा है। उसके बाद रमेश उसके साथ जाकर एक जगह पर बैठ जाता है। एयरपोर्ट के बाहर जो कुर्सियां बनी होती हैं उन पर जाकर वह दोनों बैठ जाते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी खुशबू रमेश से कहती है कि रमेश, ऐसा क्या मजबूरन आ पड़ी जो तुम यहाँ पर आकर रिक्शा चलाने लगे। उसके बाद जो रमेश होता है वह कहता है कि खुशबू, यह सब कुछ तुम्हारी ही देन है। तुम्हें जो तलाक में हमने रकम दी थी उस रकम को देने के लिए मैंने अपनी जमीन को गिरवी रख दिया था और जमीन गिरवी होने के कारण जो मैं नौकरी किया करता था उससे घर का भरण पोषण अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना दिल्ली जाकर पैसे कमाए जाए और अपनी जमीन को छुड़ाया जाए। इस बात को सुनकर खुशबू थोड़ी सी और ज्यादा परेशान हो जाती है और वह खुद सोचने लगती है। तभी जो रमेश है उससे पूछता है कि खुशबू, तुम कहाँ जा रही हो और तुम यहाँ कैसे आई हो। उसके बाद खुशबू बताती है कि मैं एसडीएम बनने वाली हूँ। चंडीगढ़ में मैं जाकर ट्रेनिंग करने जा रही हूँ और ट्रेनिंग करने के बाद मैं एसडीएम बन जाऊंगी। अब जैसे ही रमेश इस बात को सुनता है तो उसे झटका सा लगता है और वह खुशबू से माफी मांगने लगता है। कहता है कि खुशबू, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम्हारी तो कोई गलती नहीं थी और इस वजह से मैंने तुम्हें तलाक दे दिया। बाद में जब तुम मायके में रहा करती थी तो इसके बाद जब मैंने जांच पड़ताल की थी तो मुझे पता चला था कि तुम सच में ही अपनी सहेलियों से बातचीत किया करती थी। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही तुमने तलाक के पेपर भेज दिए थे और जैसे ही मैंने तलाक के पेपर को देखा तो उसके बाद मुझे गुस्सा सा आ गया। मैं सोचने लगा कि इतनी छोटी सी बात पर भला कौन रूठ कर तलाक देता है। उसी अहंकार के कारण मैंने तुम्हें तलाक दे दिया था और जिस दिन से मेरा और तुम्हारा तलाक हुआ है उसके बाद मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ और इस बात को सोच सोच कर परेशान रहता हूँ कि मैंने अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। अब तुम वैसे भी एसडीएम बन गई हो तो तुम्हारा हमारा मेल भी क्या होगा। लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। उसके बाद खुशबू कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और वह एक पर्ची पर अपना नंबर लिखती है और कहती है कि यह लो मेरा नंबर है, अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करनी हो या कभी भी ऐसा लगे कि तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए तो तुम मुझे बेझिझक फोन कर सकते हो। मैं अब फ्लाइट में जा रही हूं क्योंकि मुझे अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है और बाद में तुम फोन से मुझसे बात कर लेना। उसके बाद खुशबू उस फ्लाइट में बैठकर दुखी मन से चंडीगढ़ पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने रूम में आराम करने लगती है। धीरे धीरे शाम हो जाती है। शाम के समय जो रमेश था वह खुशबू के पास फोन करता है, खुशबू से बात करता है और बातों ही बातों में उन दोनों को एहसास होता है कि उन दोनों ने जो किया है वह बहुत ही गलत किया है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। तो खुशबू और रमेश से कहती है कि रमेश, अब तुम रिक्शा मत चलाओ, तुम यहाँ पर मेरे पास चंडीगढ़ आ जाओ और मैं यहाँ पर तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी दिला दूंगी। अब इस बात को जैसे ही रमेश सुनता है तो वह उस रिक्शे को जमा करता है क्योंकि वह उस रिक्शे को किराए पर चलाया करता था और दिन भर उसे चलाकर उससे पैसे कमाया करता था। तो रमेश उस रिक्शे को जमा करने के बाद सीधा चंडीगढ़ पहुंचता है खुशबू के पास और दोनों एक ही साथ रहने लगते हैं। इधर जो खुशबू है वह भी अपनी बीती हुई बातों को याद करती है, इधर जो रमेश है वह भी बीती बातों को याद करता है और दोनों को पछतावा होता है कि इतनी छोटी सी बातों के ऊपर हमने अपने घर को बर्बाद कर लिया, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। तो अचानक से दोनों एक दूसरे से कह देते हैं कि हम दोनों को अब शादी कर लेना चाहिए। उसके बाद खुशबू और रमेश एक मंदिर में जाकर एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद वह दोनों अपने अपने घर वालों को बताते हैं कि हम दोनों ने दोबारा से शादी कर ली है और हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। उसके बाद खुशबू की पोस्टिंग हो जाती है और पोस्टिंग होने के बाद खुशबू रमेश के साथ हंसी खुशी रहा करती है। अब कुछ दिनों बाद उन्हें एक बच्चा भी पैदा होता है और उस बच्चे को लेकर वह लोग दोबारा से अपने गांव आ जाते हैं और वहां जाकर जो भी इस बात को सुनता है वह बड़ा ही खुश होता है क्योंकि आखिरकार उन दोनों ने अपना घर दोबारा से बसा लिया था। अब खुशबू अच्छा सा पैसा कमाती है और पैसा कमाने के बाद अपनी चारों बहनों की बड़ी धूमधाम से शादी करती है। वह लोग हंसी खुशी से एक साथ मिलजुल कर रहा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी कहानी जहां पर एक परिवार पहले तो उजड़ गया और उजड़ने के बाद दोबारा से बस गया। हंसी खुशी से वह लोग
एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखा नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।